डॉक्टर मदन लाल मीना, सहआचार्य इतिहास। हम लोग आज मध्यकालीन भारत में भारत पर तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को समझने के लिए हमें इस्लाम की पृष्ठभूमि को देखना होगा। यीशु में इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में 622 से लेके 632 ईस्वी के मध्य अरब जगत में मक्का और मदीना में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम का उदय होने के पश्चात उसका प्रचार और प्रसार तलवार की ताकत के बल पे किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि अगले 100 वर्षों में इस्लाम का प्रचार और प्रसार पश्चिम में अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी के तट तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक विस्तृत हो गया। हम यहाँ भारतीय संदर्भ में बात करेंगे। भारत पर इस्लाम का जो आक्रमण हुआ वो 8वीं शताब्दी में 712-13 में अरब आक्रमणकारियों के नेतृत्व में हुआ और पहला आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भाग से हुआ, विशेषकर सिंध प्रांत पर आक्रमण हुआ और वहाँ के शासक राजा दाहिर को पराजित करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने 712-13 में सिंध पे एकाधिकार किया। भारत के आंतरिक भूभागों में बढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कड़ा प्रतिरोध हुआ, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को पीछे हटना पड़ा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अगर हम बात करें तो वर्तमान अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें 2 हिंदू राज्य थे, एक काबुल और दूसरा जाबुल। करीब 200 वर्षों तक वहाँ संघर्ष होता रहा मुसलमानों के साथ में, लेकिन मुसलमानों को जगह नहीं मिली। अरबों के हाथ से जब सत्ता निकल गई तो ईरानियों के हाथ में चली गई और ईरानियों से सत्ता का हस्तांतरण तुर्कों को हुआ। हाँ, इस तुर्क राजवंश में 2 राज्य अफ़गानिस्तान में स्थापित हुए। एक को गजनी के नाम से जाना जाता है, दूसरे को गोर राज्य के नाम से जाना जाता है। गजनी राज्य की स्थापना 962 ईस्वी में यामीनी वंश के रूप में हुई और इस यामीनी वंश के शासक महमूद गजनवी ने शासक बनने के पश्चात 1000 ईस्वी से लेकर 1026 के मध्य भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। बहुत सारे आक्रमणों में उसको सफलता मिली, लेकिन कुछ आक्रमणों में उसको असफलता भी हाथ लगी। 1026 में अंतिम आक्रमण जो था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। उसके आक्रमणों का प्रभाव ये हुआ कि भारत को जन और धन की बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। भारत के सीमांत क्षेत्र यथा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, मुल्तान और पंजाब लगभग भारत के हाथ से निकल गए। उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र में 1186 ईस्वी तक बने रहे।
उसके आक्रमणों ने भारतीय शासकों की पोल खोल दी। न तो हिंदू शासक महमूद गजनवी की प्रगति को रोक पाए और न ही उन हिंदू शासकों के उत्तराधिकारी ने महमूद गजनवी द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सफलता हासिल की। एक प्रकार से निर्बल उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। इसके पश्चात करीब 148 वर्षों बाद गौर के शासक मुहम्मद गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। मुहम्मद गौरी को शिहाबुद्दीन गौरी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम उसका मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम भी मिलता है। उसका भारत के ऊपर जो आक्रमण करने के उद्देश्य थे, उनमें मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, पंजाब के क्षेत्र में गजनवी राजवंश का अंत करना, भारत से धन संपत्ति प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना, इस्लामी जगत में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। इन उद्देश्यों को लेकर उसने बार बार भारत पर आक्रमण की रणनीति बनाई। उसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान और सिंध पर हुआ। उसके बाद में 1178 में गुजरात पर, 1179 में पंजाब पर, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुहम्मद गौरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के हाथों वो पराजित हुआ, लेकिन एक वर्ष पश्चात पुनः उसी तराइन के मैदान में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को पराजित करते हुए पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान मारा गया और भारत में एक सुदृढ़ सम्राटों की जो परंपरा थी उसका लगभग अंत हो गया। भारतीय क्षेत्रों में मुहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। उसके तत्पश्चात 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया गया। 1195-96 में बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण हुआ। 1197 में गुजरात पर आक्रमण हुआ और 1206 ईस्वी में मुहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राजपूत पराजय और तुर्की सफलता के कारणों की। हमने देखा भारत पर तुर्कों के आक्रमण मुहम्मद गजनवी के द्वारा 11वीं शताब्दी के आरंभ में होने लगे थे। उसके पश्चात गौरी आया, गौरी के आक्रमण हुए और ये माना जाता है कि मुसलमान अपने धार्मिक विश्वासों के कारण अत्यधिक उत्साहित थे और धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मृत्यु का भय नहीं था उनको, लेकिन इसके विपरीत भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे। वीरता में तुर्कों से कहीं भी पीछे नहीं थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कुछ ऐसे कारण रहे जिनके कारण भारतीय योद्धाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसा भी नहीं है कि नेतृत्व का अभाव था, सैन्य व्यवस्थाओं में त्रुटियां थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर्वप्रथम भारत में हम देखते हैं कि राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। सारा देश छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त था और इन क्षेत्रीय राज्यों में क्षेत्रीय विस्तार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना
के कारण इस पर संघर्षरत थे। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया का भी योगदान था, क्योंकि न केवल देश विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, बल्कि प्रत्येक राज्य छोटे छोटे सामंती क्षेत्रों में विभक्त था। शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण संयुक्त रूप से विदेशी आक्रमण का सामना करना कठिन था। यद्यपि कुछ अवसरों पर महमूद के विरुद्ध भारतीय शासकों ने एकजुट होकर संघर्ष का प्रयास किया, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाए। मोहम्मद गोरी के समय ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रयास हुआ ही नहीं। राजनीतिक अनेकता का दुष्परिणाम ये हुआ कि सीमांत क्षेत्र की रक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो सका। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के शासक सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने में अभिरुचि नहीं लेते रहे। अतः गजनी और गोरी के आक्रमणों के समय सीमांत क्षेत्र के शासक अकेले पड़ गए, वह असुरक्षित रहे और भारत में तुर्कों के प्रवेश का मार्ग सदा के लिए खुल गया। राजनीतिक एकता और सामंती प्रथा का दुष्परिणाम आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। उस समय राज्य की आय का मुख्य साधन लगान अथवा भू राजस्व के रूप में था, परंतु सामंती प्रथा के कारण ये आमदनी राजा के हाथ में केंद्रित न होकर अनेक सामंतों के बीच विभाजित थी। इसका परिणाम ये हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित थे और राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैनिक संगठन का बोझ उठाना उसकी क्षमता से परे था। दूसरी ओर तुर्कों के राज्य केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के कारण आर्थिक रूप से सुव्यवस्थित थे और तुर्क सुल्तानों के लिए शक्तिशाली सैनिक संगठन को बनाए रखना बहुत सरल था। सामंती प्रथा ने सैनिक संगठन को भी कमज़ोर बनाया। पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में राजा के लिए विशाल सेना संगठित करना संभव नहीं था, अतः सैनिक दायित्व भी सामंतों पर ही डाल दिया गया। प्रत्येक सामंत एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था और युद्ध के समय शासक को सहायता प्रदान करता था, परंतु इस सेना का रूप एक संगठित केंद्रीय सेना के समान नहीं था। इसमें सैनिकों के प्रशिक्षण और कार्य कुशलता का स्तर एक समान न होने के कारण ये सेना तुर्कों की सेना के आगे कारगर ढंग से संघर्ष करने में असमर्थ थी। तुर्कों की रणनीति अधिक उन्नत थी और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में उन्हें अग्रता प्राप्त थी। तुर्कों की सेना में घोड़ों का प्रयोग अधिक होता था, जबकि भारतीय सेनाओं में हाथी का प्रयोग अधिक होता था। हाथी की तुलना में घोड़ों की तेज़ गति के कारण तुर्कों को सदा सुविधा होती थी। जीतने पर वे भारतीय सेना को अधिक दूरी तक खदेड़ सकते थे और हारने पर सुरक्षित स्थान पर जल्दी पहुंच सकते थे। भारतीय सेना में घोड़ों का उपयोग कम था, मगर युद्ध में हाथी भी उपयोगी थे। महमूद ने भारत से हाथी प्राप्त किए थे, फिर भी सशक्त अश्वारोही के मामलों में तुर्कों की बढ़त निर्णायक थी। भारतीय अश्वारोहियों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तुर्क चमड़े की जीन का प्रयोग करते थे, जबकि भारतीय चमड़े को अपवित्र मानकर कपड़े या बोरे की जीन इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार तुर्कों द्वारा प्रयोग की गई रकाब अधिक मजबूत और सुविधाजनक होती थी। तुर्क सैनिकों के लिए लंबी यात्रा करना और चलते घोड़े पर खड़े होकर हथियार चलाना संभव था, जबकि भारतीय सैनिकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तुर्कों में घोड़े की नाल का प्रयोग होता था
जिस कारण घोड़े के खुर सुरक्षित रहते थे और कठिन क्षेत्र में यात्रा के समय या अन्य परिस्थितियों में घोड़े के घायल होने और मरने की संभावना कम थी। इसके विपरीत नाल का प्रयोग न होने के कारण भारतीय सेना में घोड़े के घायल होने और मरने की संभावना अधिक थी। भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े उपलब्ध न होने के कारण ऐसी स्थिति को पूरा करना भी कठिन था। तुर्क सैनिकों द्वारा लोहे के कवच का प्रयोग भी आमतौर पर किया जाता था। इस कारण युद्ध के समय एक तुर्क सैनिक अधिक सुरक्षित अवस्था में रहता था, क्योंकि उसके शरीर का अधिक भाग लोहे के टुकड़ों से ढका रहता था। तुर्क सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक कारगर थे। वे धनुष विद्या में निपुण थे और उनके द्वारा विशेष प्रकार के धनुष का उपयोग होता था, जिसे फारसी में नावक कहते थे। भारतीय शासकों और तुर्की शासकों के दृष्टिकोण में भी व्यापक अंतर था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते थे, जबकि तुर्क शासक युद्ध में पराजय से हतोत्साहित न होकर हार के कारणों को समझने और उनका निदान का प्रयास करते थे। इसलिए हमेशा वो विजयी रहते थे। और कुछ कारण हम सामाजिक दोष को ले सकते हैं, धार्मिक कारण, विदेशी संबंध विच्छेद, नैतिक पतन, सैनिक दुर्बलता आदि गिनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।